एनसीपी की राजनीति का डीएनए वर्चस्व की जंग में एनसीपी में सत्ता, परिवार और संगठन की निर्णायक लड़ाई। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है वह विपक्ष और सत्ता के बीच नहीं, बल्कि एक ही पार्टी के भीतर वर्चस्व की जंग बन चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी आज अपने इतिहास के सबसे संवेदनशील मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में टूट की कगार पर खड़ी एनसीपी को लेकर। जी हाँ, बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर खाने सत्ता, संगठन और राजनीतिक विरासत को लेकर खामोश संघर्ष तेज हो चुका है। इस संघर्ष में केंद्र में है नई राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार, जो एक तरफ पार्टी की नई पीढ़ी की उम्मीदों का चेहरा है, तो दूसरी तरफ अनुभवी दिग्गज नेताओं के असंतोष और दबाव के बीच फंसी नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग को भेजी गई एक सूची ने इस सियासी तूफान को और तेज कर दिया है। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल जैसे बड़े नेताओं के पद गायब, जबकि पार्थ पवार और जय पवार को संगठन में अहम जिम्मेदारियां। राजनीति में संदेश अक्सर शब्दों से नहीं, संकेतों से समझे जाते हैं, और यही संकेत अब एनसीपी के भीतर असली शक्ति संघर्ष की कहानी बयां कर रही है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी में कौन बड़ा नेता है। सवाल यह है कि आने वाले समय में एनसीपी का असली चेहरा कौन तय करेगा, अनुभवी दिग्गज या पवार परिवार की नई पीढ़ी। और इसी सवाल ने महाराष्ट्र की राजनीति में बेचैनी बढ़ा दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, जो कभी शरद पवार के रणनीति, संगठन और सहकारिता मॉडल की पहचान मानी जाती थी, आज खुद अपने अस्तित्व और नेतृत्व की लड़ाई में उलझी दिखाई दे रही है। अजित पवार गुट की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार अब उस चौराहे पर खड़ी हैं जहां एक तरफ अनुभवी दिग्गज नेता और दूसरी तरफ पवार परिवार की नई पीढ़ी। सवाल सिर्फ पदों का नहीं है, सवाल है पार्टी की असली नियंत्रण का, सवाल है उत्तराधिकारी का, सवाल है राजनीतिक विरासत का, और सवाल यह भी है कि क्या एनसीपी अब एक कैडर आधारित राजनीतिक दल रह गई है या धीरे धीरे केवल एक परिवार केंद्रित संरचना बनती जा रही है। दोस्तों, एनसीपी की राजनीति को समझने के लिए पहले उसके मूल ढांचे को समझना जरूरी है। वर्ष 1999 जब शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई, तब यह केवल एक राजनीतिक दल नहीं था। यह महाराष्ट्र के सहकारिता मॉडल, चीनी मिलों, जिला बैंकों, कृषि संस्थाओं और ग्रामीण शक्ति संरचना का राजनीतिक नेटवर्क था। एनसीपी की ताकत हमेशा 3 स्तंभों पर टिकी रही: सहकारी संस्थाओं पर पकड़, मजबूत क्षेत्रीय नेता, शरद पवार की व्यक्तिगत राजनीतिक क्षमता, लेकिन समय के साथ एक चौथा स्तंभ भी जुड़ गया: परिवार। बारामती पवार परिवार का राजनीतिक किला धीरे धीरे पूरी पार्टी की धुरी बन गया, और यहीं से शुरू हुई उत्तराधिकारी की राजनीति। अजित पवार बनाम शरद पवार असली विभाजन एनसीपी का संकट अचानक पैदा नहीं हुआ। यह संघर्ष वर्षों से अंदर ही अंदर चल रहा था। एक तरफ थे शरद पवार, अनुभवी रणनीति और गठबंधन राजनीति के मास्टर, दूसरी तरफ थे अजित पवार, प्रशासनिक नियंत्रण, संसाधन प्रबंधन और संगठनात्मक शक्ति के केंद्र। अजित पवार हमेशा मानते रहे कि पार्टी में निर्णय लेने की वास्तविक ताकत उनके पास होनी चाहिए, लेकिन शरद पवार कभी पूरी तरह नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं दिखे। यहीं से दोनों के बीच वैचारिक नहीं बल्कि शक्ति संतुलन का संघर्ष शुरू हुआ। और फिर आया वह मोड़ जब अजित पवार भाजपा के साथ चले गए। यही वह क्षण था जिसने एनसीपी को 2 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विभाजन के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। अब लड़ाई पार्टी बचाने की नहीं, पार्टी पर अस्थायी कब्जे की है। सुनेत्रा पवार की एंट्री राजनीति या रणनीति। सुनेत्रा पवार की राजनीति में सक्रिय भूमिका अचानक नहीं आई, उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। बारामती चुनाव ने उन्हें एक राजनीतिक चेहरा दिया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना केवल औपचारिक फैसला नहीं था, यह संदेश था। अब पवार परिवार की अगली पीढ़ी संगठन पर सीधा नियंत्रण चाहती है। यहीं से अनुभवी नेताओं की बेचैनी शुरू हुई, क्योंकि एनसीपी का पुराना ढांचा केवल परिवार आधारित नहीं है। उसमें प्रफुल्ल पटेल, तटकरे, भुजबल, वलसे पाटिल
जैसे नेताओं की भी मजबूत हिस्सेदारी है। इन नेताओं ने पार्टी के कठिन दौर में संगठन संभाला, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेटवर्क बनाए, लेकिन अब उन्हें लगने लगा कि नई पीढ़ी उन्हें धीरे धीरे किनारे कर रही है। अब आते हैं उस विवाद पर जिसने पूरे संघर्ष को सार्वजनिक कर दिया है। जब निर्वाचन आयोग को भेजी गई नई कार्यकारिणी सूची सामने आई तो उसमें कई बड़े नेताओं के पद गायब थे। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, इन नेताओं के नाम तो थे लेकिन पद नहीं। वहीं दूसरी तरफ पार्थ पवार राष्ट्रीय महासचिव, जय पवार राष्ट्रीय सचिव, यानी संदेश साफ दिखाई दे रहा था। युवा नेतृत्व को संगठन के केंद्र में लाया जा रहा है। बाद में इसे तकनीकी गलती कहा गया, लेकिन राजनीति में तकनीकी गलती भी कई बार रणनीति संकेत होती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह केवल लिपिकी त्रुटि नहीं थी, यह शक्ति संतुलन को परखने की कोशिश थी। देखना यह था कि दिग्गज नेता कितनी प्रतिक्रिया देते हैं। पार्थ पवार की राजनीति हमेशा उतार चढ़ाव भरी रही है। एक समय उन्हें पवार परिवार का भविष्य माना गया, लेकिन मावल लोकसभा चुनाव में हार के बाद उनका राजनीतिक ग्राफ कमजोर पड़ गया। उसके बाद कई मौकों पर पार्थ पवार और अजित पवार के बीच मतभेदों की खबरें भी सामने आई, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। नई कार्यकारिणी में पार्थ पवार को राष्ट्रीय महासचिव बनाना सिर्फ संगठनात्मक फैसला नहीं, यह उनकी राजनीति पुनर्वापसी का औपचारिक ऐलान है। और यही बात पुराने नेताओं को असहज कर रही है, क्योंकि वे समझ रहे हैं आने वाले वर्षों में पार्टी पूरी तरह परिवार नियंत्रित मॉडल की तरफ बढ़ सकती है। अनुभवी नेताओं की चिंता क्या है? अब सवाल उठता है, प्रफुल्ल पटेल, तटकरे जैसे नेता आखिर चिंतित क्यों हैं? इसका जवाब सत्ता संरचना में छिपा है। एनसीपी जैसे दलों में केवल पद मायने नहीं रखते, असल ताकत संगठन, टिकट वितरण, संसाधन नियंत्रण और राजनीतिक पहुंच में होती है। यदि नई पीढ़ी संगठन पर कब्जा मजबूत करती है तो पुराने नेताओं की राजनीतिक उपयोगिता धीरे धीरे सीमित हो सकती है। प्रफुल्ल पटेल केवल नेता नहीं, वे दिल्ली की राजनीति, कॉरपोरेट संपर्क और रणनीति नेटवर्क के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। सुनील तटकरे का कोंकण और संगठन पर मजबूत प्रभाव है। छगन भुजबल ओबीसी राजनीति का बड़ा चेहरा है। इन नेताओं को किनारे करना आसान नहीं, लेकिन नई पीढ़ी भी प्रतीकात्मक नहीं रहना चाहती, वह वास्तविक नियंत्रण चाहती है। यही संघर्ष तेज हो रहा है। राजनीति केवल विचारधारा से नहीं चलती, संसाधनों से भी चलती है, और यही सुनेत्रा पवार की सबसे बड़ी चुनौती है। अजित पवार के पास वित्त मंत्रालय था, इससे वे जिला स्तर के नेताओं को विकास फंड, परियोजनाएं और राजनीतिक सहायता दे सकते थे, यानी संगठन पर पकड़ मजबूत रहती थी। लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। यदि संसाधनों का प्रभाव कमजोर हुआ तो स्थानीय नेता अवसरवादी राजनीति की तरफ जा सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जिला बैंक, सहकारी संस्थाएं और स्थानीय निकाय बेहद महत्वपूर्ण हैं। यहीं से राजनीतिक निष्ठा तय होती है। यदि सुनेत्रा पवार इस ढांचे को नियंत्रित नहीं कर पाई तो पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ सकता है। भाजपा महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दलों को पूरी तरह कमजोर करना चाहती है। शिवसेना टूट चुकी है और एनसीपी भी विभाजित है। भाजपा की रणनीति साफ है, क्षेत्रीय दलों को सहयोगी बनाओ, फिर धीरे धीरे उनका जनाधार अपने पक्ष में खींच लो। अजित पवार गुट के सामने सबसे बड़ा खतरा यही है। यही यदि संगठन कमजोर हुआ तो भाजपा धीरे धीरे उसका राजनीतिक स्पेस अपने कब्जे में ले सकती है, और यही वजह है कि एनसीपी के भीतर सीटों और संगठन पर संघर्ष और तीखा हो गया है। शरद पवार गुट की रणनीति। अब बात करते हैं शरद पवार गुट की। रोहित पवार जैसे नेता लगातार नैरेटिव बना रहे हैं कि अजित पवार गुट अवसरवादी नेताओं के कब्जे में है। ये यह संदेश देना चाहते हैं कि पुराने नेता केवल सत्ता के लिए साथ हैं, विचारधारा के लिए नहीं। यह रणनीति इसीलिए खतरनाक है क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा होता है। यदि जमीनी कार्यकर्ता भावनात्मक रूप से शरद पवार के साथ बने रहे तो अजित गुट के लिए संगठनात्मक स्थिरता मुश्किल हो सकती है। अब युवा बनाम अनुभवी कौन जीतेगा? अब सबसे अहम सवाल, क्या युवा गुट जीत जाएगा या अनुभवी नेता अपनी पकड़ बनाए रखेंगे? सच्चाई यह है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। युवा चेहरों के पास ऊर्जा है लेकिन संगठनात्मक अनुभव सीमित है। पुराने नेताओं के पास नेटवर्क है लेकिन जनभावना और भविष्य की राजनीति का दबाव भी है।
सुनेत्रा पवार की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि वे दोनों पक्षों को साथ कैसे रखें। क्या सुनेत्रा पवार इस संघर्ष को संभाल पाएंगी? क्या पार्थ पवार की नई भूमिका पार्टी को मजबूत करेगी? क्या प्रफुल्ल पटेल और तटकरे जैसे दिग्गज शांत रहेंगे या फिर महाराष्ट्र जल्द ही एक बड़े राजनीतिक विस्फोट का गवाह बनेगा? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना तय है, महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल संघर्ष तो अब शुरू हुआ है। राजनीति में नेतृत्व केवल पद से नहीं चलता, भरोसे, संतुलन और संगठन पर पकड़ से चलता है। अगर एनसीपी अपने अंदरूनी मतभेद नहीं सुलझा पाई तो इसका फायदा विरोधी दल उठाने में देर नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही बिखराव एक नई रणनीति और मजबूत नेतृत्व में बदल गया तो पार्टी फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी ताकत बन सकती है। आने वाले दिन तय करेंगे कि यह संघर्ष एनसीपी को मजबूत करेगा या फिर भीतर से और कमज़ोर करेगा। दोस्तों, अगर आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए राजनीतिक विमर्श के साथ। नमस्कार।